ये जो शीट मिली है, और जो लोग अपसेंट है या जो ऑनलाइन अटेंड करते हैं वो ले सकते हैं यहाँ पे आके। इस शीट में देखो सबसे काम के हैं सबसे लास्ट के 2 पेज। देखो हेडिंग है क्या उसकी, होमवर्क। नहीं पर ध्यान दो, इन क्वेश्चंस को आप घर जाके आज की क्लास के बाद एक बार ट्राई करना, इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। मतलब डिपेंड करता है कि आप फिर कहाँ तक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, टेस्ट में भी इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देने वाला है, ठीक है। हाँ टेस्ट में। तो देखो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यूनिट की, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर मतलब दोगलापन। हाँ दोगलापन। अब देखो पूरा ध्यान मेरे ऊपर, अगले अगले 1 घंटे से मैं बोलूंगा आप लोग सुनना है, ठीक है। हमारे आसपास ना हमें सिर्फ 2 ही टाइप की चीजें मिलती हैं, एक है मैटर और दूसरी है क्या, रेडिएशन। जो चीजें हमें दिखती हैं जिनमें मास है वो सब क्या है, मैटर है। और जो चीजें हमें नहीं दिखती, जैसे कि टेलीफोन का सिग्नल हमें वहां से यहाँ तक आते नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या है, वेव है। और वेव की हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। सन से जो यहाँ तक की लाइट आती है वो विजिबल रेडिएशन, इसलिए वो हमें दिख जाता है। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव की सब हमें नहीं दिखाई देती है, एक्सरे। तो दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप की चीजें हैं, दुनिया में 2 ही टाइप की चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है क्या, वेव या रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन। मैटर बना होता है किससे, पार्टिकल से, पार्टिकल्स। और ये रेडिएशन किससे बना हुआ है, वेव। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो लाइट है वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी कभी इसकी तरह बिहेव करती है, रेडिएशन की तरह। लेकिन इस चैप्टर के एंड में पहुंच के आपको पता चलेगी कुछ चीजें, कि जो मैटर है ना वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, और जो वेव है वो कभी कभी मैटर की तरह बिहेव करती है। यही दोगलापन है। जैसे इस दुनिया में या तो इंसान है या तो जानवर है। कई बार इंसान जानवरों जैसा बिहेव करता है, कई बार जानवर इंसान जैसे बिहेव करता है। तो ऐसी ड्यूअल नेचर, सबके पास ड्यूअल नेचर होता है, सबके पास 2 फेसेस होते हैं, ठीक है। नहीं तो इस यूनिट के लास्ट में हमें पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स है या जो मैटर है ना वो वेव की तरह एक्ट करेगा, और जो वेव्स है ना वो कई बार पार्टिकल की तरह एक्ट करने का है। तो इसके लिए कुछ हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत है, वो सब हम लोग पहले पेज में देखने वाले हैं। जिसको ये अभी नहीं समझ में आया, हंसी मजाक में निकाल दिया, उसको पूरा चैप्टर जो है ना चाइनीज लगेगा, चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पहले वाले पेज पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो पहला जो हम लोग ने लिखा इंट्रोडक्शन की, भाई इंटरफेरेंस का फेनोमेना वगैरह देखने के लिए मिला था, सब चीजें फालतू उस पैराग्राफ को पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो उसके बाद है मेन चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोग सब केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, आपको पता है कि किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। हर एक एटम के अंदर क्या होता है, बीचों बीच क्या होता है, बीचों बीच क्या होता है, उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये देखो प्रोटॉन्स है, ये सब मैंने प्रोटॉन बना दिए, ये जो मैंने शेड कर दिए सब प्रोटॉन्स हैं। और बाकी की क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन्हीं चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या करना है, किसी एक एटम से बाहर करना। और जैसे ही किसी एक न्यूक्लियस के चक्कर लगाने से हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो एक मटेरियल का पी से ऐसे ऐसे इसमें कितने एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स। बिलियंस ऑफ एटम्स में से कुछ एक आध एटम्स में से हम क्या करेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन को फ्री कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल में होता है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, यानी कि उसके साथ न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स है, तो हम उसी को पहला फुसला के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शेर शिकार करता है, हिरण का झुंड है, तो सबसे बाहर जो हिरण होगी उन्हीं को पकड़ेगा, सबसे बाहर है वो इजीली आप उसको निकाल सकते हो। तो वो निकलेगा कैसे, हमें उसे क्या देना होगा, थोड़ी सी एनर्जी। जैसे ही उसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो सोचता है मुझे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं, और वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है, और वो क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लिखवाया, पढ़िए इसको, मैटर्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम लूजली बाउंड, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, तो इनके पास फोर्स का कम होता है। दे आर फ्री टू मूव इजीली विद इन द मेटल सरफेस, such loosely bound electrons are called
फ्री इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे और ये अपने एटम का चक्कर लगाना छोड़ के, न्यूक्लियस का चक्कर लगाना छोड़ के बाहर कहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे ये एटम्स थे, एटम से ना कूद कूद के बाहर में ये सब ना फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये अभी भी कहाँ है, मटेरियल के अंदर है। तो मटेरियल का जो चार्ज होगा तो क्या होगा, अभी भी न्यूट्रल होगा। सरफेस पे आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ अभी जस्ट निकले हैं, अभी आने वाले हैं सरफेस पे। तो देखिए जितने भी एटम थे ना उनसे सभी फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं अभी। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जैसे ये बाहर निकले तो ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन वो है तो अभी भी बॉडी के अंदर। तो बॉडी का नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो, है तो अभी भी अंदर। तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, हो सकता है सरफेस पे हो, जरूरी नहीं कि हमारे सरफेस पे हो, वो अंदर भी कहीं हो सकता है, उनकी टेंडेंसी होती है सरफेस पे जाने की, बट वो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अभी भी मटेरियल के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को अब हमको क्या करना है, मटेरियल से भी बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे उसी के पूरी कथा कहानी। उसके बाद देखो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining forces at the surface। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ये बहुत बेचैन है कि इससे कैसे भी करके बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर निकलने के लिए इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, कैसे एनर्जी दी वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी आपने इसको एनर्जी दे दी ई, लेकिन ये अभी तक तो बाहर नहीं निकला, क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती बाहर निकल सके। उसे एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है ताकि मेटल की सरफेस के बाहर निकल सके। मान लो वो एनर्जी है ई एम, मिनिमम एनर्जी जिसलिए बाहर निकल जाता है। तो यही एनर्जी जिसके कारण ये अपनी सरफेस को छोड़ के अब ये बाहर हवा में निकल गया, इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। और इसे किसे डिनोट करेंगे हम लोग, पाई नॉट। ठीक है, हर इंसान की एक कीमत होती है, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन की भी एक कीमत होती है जिसको वो बाहर निकल जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। तो ये एनर्जी है, वर्क फंक्शन नाम से हमें पता चल रहा है वर्क, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसकी डेफिनेशन पूछते रहता है वर्क फंक्शन क्या होता है। तो मिनिमम एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ के, फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, वही क्या कहलाएगा, इसका वर्क फंक्शन। इसलिए हम डेनोट, इसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग फोर्स इसलिए लगता है कि जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये जो सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। हाँ देखो, एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेती, लेकिन हमने इतनी ज्यादा उसको एनर्जी दे दी कि अब वो तुरंत बाहर भाग गया। तो जो उसका रिस्ट्रेनिंग फोर्स था, रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सा था, कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसको जाने से रोक रहा था। अच्छा समझ गए इस चीज को, अच्छी समझ आ रही है, तो ध्यान दो अभी यहाँ। तो होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, उसको वापस से खींच लेती है, लेकिन हमने उसको अब इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि अब वो वापस नहीं आने वाला है, वो चला गया। तो वही मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी, जिसमें हम पाई नॉट से डिनोट करेंगे। इसके बाद देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हमें क्या करना है, इस मेटल की, इस मटेरियल से, इस मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। हमारी बहुत इच्छा है कि इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। उसके टोटल 4 तरीके हैं। उसके बाद में रेड पेन से लिख लो इलेक्ट्रॉन एमिशन, जहां पे लिखना हुआ है 4 वेज, 4 तरीके हैं, 4 तरीके। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, जब आपने 4 वेज देख लिया तो सीधे आपको नाम याद आ जाने चाहिए। सबसे पहला जो तरीका होता है वो कहलाता है क्या, फर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन में पढ़ सकते हो, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। नाम से ही पता चल गया। The electron emission from a metal surface is possible if the energy possessed by electron is more than the work function of the metal। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें समझना जरूरी है। मान लो ये है कॉपर, ये है स्टील, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड। 4 अलग अलग मटेरियल, चारों अलग अलग मटेरियल के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। इस पे भी ऊपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है, चारों अलग अलग मटेरियल हैं,
तो चारों के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? हमेशा डिफरेंट होता है। हर मटेरियल के लिए एक अलग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वो एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, वो हर मटेरियल के लिए अलग होता है। ठीक है। The electron emission from a metal surface is possible if the energy possessed by electron is more than the work function of the metal. तो अगर आप इसको इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी इसमें छोड़ देता है सर्फेस। आपने उससे ज्यादा एनर्जी दे दी तब तो ये छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कितनी एनर्जी चाहिए, इक्वल टू वर्क फंक्शन या मोर देन वर्क फंक्शन? इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिपेंड करता है क्या? नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए। हाँ सॉरी, मोर देन वर्क फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव मैंने एक क्वेश्चन डाला भी हुआ है, आप लोग पीछे देखोगे ऑब्जेक्टिव, अभी नहीं बाद में देख लेना, आपको घर जाके सॉल्व करना है। उसमें कुछ ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऐसा कुछ होगा वाला क्वेश्चन होगा। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो टोटल 4 टाइप के तरीके हैं जिससे हम इस मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक, थर्मल प्लस आयोनिक, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है। ये एक मेटल की सरफेस है, इसको मैं जैसे ही हीट अप करूंगा ना, इसकी सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिल गई। कौन सी एनर्जी मिल गई? हीट एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिल गई, अब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी सरफेस को लीव करने, तो ये बाहर निकल जाएंगे। ये थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। नीचे डायग्राम भी मैंने बनाया है, देखो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थी इस सरफेस में, इसको मैंने जैसे ही हीट करना शुरू किया, वो एनर्जी लेके क्या किया, बाहर की तरफ निकल गया। उसके बाजू में भी मैंने देखो एक बनाया है वायर, जैसे कि बल्ब का फिलामेंट होता है। बल्ब का फिलामेंट आप देखें कितना गर्म हो जाता है, चमकने लगता है, उससे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो ये थर्मियोनिक एमिशन पूछता है, जिसको आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखेंगे? इट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन heated suitably, yeah, when provided heat sufficiently. The energy required for the emission of electrons from metal surface is being supplied by thermal energy. यानी कि आप उसको हीट करते हैं और उसको एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी। ठीक है। The emitted electrons are called thermal electrons or thermions. इसको भी एक बार पूछ चुका है। What do you mean by thermion? तो थर्मियन से हम क्या समझते हैं? ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जानना। चलो ये बड़ा आता है, बस आप दिया। आज और लाइट जला देंगे, रोड की जरूरत है नहीं। सेकंड, इसके बाद है सेकेंडरी एमिशन। तो देखो डेफिनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसको मैंने समझा दिया है, तो प्रॉपर वर्ड लिख भी दिया है वहां पे। सेकेंडरी एमिशन, it is the phenomena of emission of electrons from the surface of metal in large number when fast moving electrons, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अंदर में ये इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करेंगे, बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन को या किसी फास्ट मूविंग ऐसे पार्टिकल को इससे जाके टकराते हैं। जब ये इससे कोलाइड करता है, मुझे इसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी क्या है, इसको सप्लाई कर देता है। यहाँ पे मैंने ये बहुत थिक बनाया है, बहुत थिन रहता है। जैसे ही इसको अपनी एनर्जी सप्लाई करता है, तो जैसे ही इसको टक्कर मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाता है। जो आके टकराया है वो कहलाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और जो टकराने के बाद बाहर निकला है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो हमने कहीं से इसको सप्लाई किया है। अरे ये बहुत थिन होता है, तो जैसे ही टकराएगा वो 2-4 बार एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो जो आके सबसे पहले टकराया था वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो इसको सेकेंडरी एमिशन भी कहते हैं। और बहुत पहले एक बार वो आपने पूछा हुआ है कि थर्मियन किसे कहते हैं। थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करके जो इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियंस कहलाते हैं। उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेना।
थर्मियोन में लिखा है पिछले वाले में। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इनमें सफिशिएंट स्पीड होनी चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो इनको दे अपनी काइनेटिक एनर्जी तो ये बाहर की तरफ निकल सके। कौन सी एनर्जी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले हमने थर्मल एनर्जी से इसको बाहर मूव कराए थे, अभी कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको? काइनेटिक एनर्जी। इसमें लिखा नहीं है मैंने, तो उसमें लिख लो कहीं पे, जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे लिख लेना थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड, नीचे वाले में क्या लिखना? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड। किसको? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड। तो उस डायग्राम में देखो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस साइड से आके टकरा रहे हैं और उस साइड से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन और कोल्ड फोटोइलेक्ट्रिक को लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसके नीचे देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो रहा है। तो होता क्या है, मान लो ये हमारा मटेरियल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने यहाँ पे एक जम की इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, बहुत जम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की। ये पूछता है कि किससे ऊपर की आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, इसमें लिखा हुआ है देखो 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर की हम लोगों ने बनाई है, उससे ज्यादा की बनाते हैं। जम की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगर बना दिए तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं ये इस तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है बहुत जम के क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एज्यूम करो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें क्या टेंडेंसी होगी, इसको छोड़, आपने अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा तो यहाँ पे छोटे छोटे जो मेटल के पीस होंगे, आयरन के पीस, वो आ जाएंगे ना इसकी तरफ होते हुए। हमने क्या किया, यहाँ जम के बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे सबसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर से भी ज्यादा। क्या क्यों नहीं पॉसिबल इतने? देखो फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इंटू बी, याद है? तो फोर्स लगेगा हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज कितना है उसका E, फोर्स इज इक्वल टू E। आपने जम के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के बना के रखी है। देखो जितना ज्यादा आप यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस रखेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसको किस मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा के रखी है पूरी की पूरी ऊपर से नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट पे होती है, पूरी सरफेस पे होगी। हाँ पूरी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे। क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होती है कि वो इंसुलेटर मटेरियल तो इंसुलेटर है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो अपने में से, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। जैसे वुड रखोगे तो अपने में से पास नहीं होने देंगे, लेकिन ये अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने देते। चलो नेक्स्ट आ जाओ किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। अभी तक के हम लोगों ने 3 ऐसे तरीके पढ़ लिए जिससे हम लोग मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन होगा आज की क्लास में। क्या है वो तरीका? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों को मिला के हम लोग कुछ अब करने वाले हैं। तो लाइट से करंट, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कैलकुलेटर में यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा लगा रखा है, अगर सेल खत्म हो जाए कैलकुलेटर का, धूप में ले जाके उसको यूज करो वो काम करने लगता है। हाँ छोटा सा सोलर पैनल है, धूप में ले जाके उसको काम करो तो देखो जैसे ही उसके ऊपर फोटो यानी कि तो सर्किट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, अंदर वो सर्किट को काम करने लगता है हमारा जो सर्किट। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये हमारा एक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस, इसकी सरफेस पे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइट के पार्टिकल इंपार्ट करते हैं। हम लोग का ऐसा एजम्पशन है कि लाइट क्या है, पार्टिकल, मतलब पार्टिकल है या वेव है, हम लोग खुद कंफ्यूज है। अगर पार्टिकल है तो कौन सा पार्टिकल? फोटोन। तो फोटोन, सन से बहुत सारे ना फोटोन पार्टिकल्स निकलते हैं, वही क्या है, लाइट कहलाते हैं। तो ये जो फोटोन पार्टिकल है इसके पास कुछ एनर्जी होती है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एच न्यू।
फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। जब ये आके इससे टकराता है तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसको दे देता है और उस एनर्जी को लेके ये बाहर की तरफ निकल जाता है। सन से जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो यहाँ तक क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। तो ये पेन को मैं यहाँ से वहां तक के फेंक रहा हूँ, ये वहां से यहाँ से वहां तक क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, एनर्जी है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। फोटोन के पास क्या होती है, ये वाली एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। राइट, लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। इससे पहले हम लोग स्मॉल एफ लिखते थे, इस बार हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.62 into 10 to the power minus 34 यूनिट जूल सेकंड। तो एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, इतनी उसके पास एनर्जी होती है। ये फॉर्मूला याद रखना। देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन या कोई भी पार्टिकल, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, C अपॉन लैम्डा, जहाँ पे C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगे। 6.62 या 6.67 शायद, into 10 to the minus 34। चलो, ये वाला फॉर्मूला E is equals to h न्यू या E is equals to h c by lambda, क्योंकि न्यू क्या होता है, c by lambda। बच्चे ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम भूलते हैं, तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा तो आप लोग लिख लो, ये फॉर्मूला भी साथ में लिखते चलो, अलग अलग पेन से गोला बना के चलना है, इसकी थोड़ी क्वेश्चन बनेगी। E is equals energy of photon, E is equals to h न्यू और E is equals to h c by lambda। तो डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है और उसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। क्या किसी भी लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए। जब भी मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी, तो आप समझ जाना मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एनर्जी कम ज्यादा कैसे, हम लोगों ने देखा है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो टोटल 7 कलर से मिलकर बनी होती है, विब गियो जिसको बोलते हैं। जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c by लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होने लगती है। तो देखो, अगर आप रेड कलर की लाइट मार रहे हो तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी। हम लोग रेड कलर की लाइट पे यूज क्यों करते हैं, जहाँ पे भी सिग्नल उसका वेवलेंथ कम होता है तो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाती है। तो ज्यादा होता है वेवलेंथ, इसलिए क्या है, वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेती है, लेकिन उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। बाकी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ये देखो, इतना बार वो मूव कर चुकी होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उनकी एनर्जी वहीं पे डिसिपेट है। लेकिन इसका क्या है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा, तो ये देखो अभी तो कम ट्रेवल किया। तुम खुद बताओ, यहाँ से यहाँ तक के दौड़ के ऐसे पहुंचो, तुम ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि इसमें ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, ऊपर वाले। तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इतने समय में देखो उन्होंने इतने सारे साइकिल कंप्लीट किए, इतने समय में सिर्फ एक ही साइकिल कंप्लीट किया। इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए क्या है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, इनकी एनर्जी यही डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, ये दौड़ने वोड़ने वाला एग्जांपल जो है वो ऐसे ही बोला हूं मैंने, है ना, सिर्फ ये। हाँ, चलो यहाँ पे जो 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर है, इसके नीचे वाले में उसको अंडरलाइन कर लेना है, पूछता ही डेटा है। तो हम लोग एक बात समझ गए कि किसी भी मेटल की सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हमको इंपार्ट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की।
क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होगी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से कम मिलेगी, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या हर लाइट से एमिशन होगा? नहीं, कुछ खास लाइट है, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है बहुत अच्छे से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले इसको डिफाइन करना है हमें। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स when radiation of suitable frequency fall on them। ये जो suitable frequency है ना, इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। अगर डेफिनेशन आएगी और आपने suitable नहीं लिखा है या sufficient नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर ऐसा हो जाएगा कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट से आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, वही सुटेबल चाहिए। अब इसके बाद द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या कहलाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो थर्मल एनर्जी के कारण निकले थे वो थर्मल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैलकुलेटर में भैया सर्किट काम करने लग गया था, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो यहाँ पे करंट मिलने वाला है, उसी को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो सेटअप आप लोगों के इसमें बना ही हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से सेटअप। यहाँ पे ये एक ट्यूब है जिसमें वैक्यूम होता है, इसमें लिखा हुआ है देखो ऊपर, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो इसमें वैक्यूम होता है और यहाँ पे देखो एक आपको मेटेलिक सरफेस दिखाई देगी जो कि फोटो सेंसिटिव लिखा हुआ है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल की यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, इसके सामने एक और प्लेट लगी हुई है। इन दोनों को क्या किया है, बाहर बाहर से ऐसे जोड़ दिया एक वायर से। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देना। इन दोनों सरफेसेस को उसने क्या किया, बाहर एक वायर से जोड़ दिया है और बीच में लगा दिया है क्या, एक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? बहुत छोटे से करंट को सेंस कर सकता है। अमीटर क्या है? बड़े बड़े करंट को सेंस करेगा। माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटे से करंट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अभी डेवलप होने वाला है बहुत कम करंट डेवलप होने वाला है। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से फोटॉन्स निकलेंगे और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगा के रखते हैं। कि फिल्टर जो है ना हमारे काम की चीज है। फिल्टर से हम लोग ये चूज कर सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट अंदर जाए। फिल्टर, इसमें क्वार्ट्ज विंडो लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज विंडो बोलो चाहे फिल्टर बोलो, क्वार्ट्ज ही वहां पे एक फिल्टर होता है। तो क्वार्ट्ज विंडो या उसके पास ब्रैकेट में लिख लेना फिल्टर। देखो टोटल हमारे पास में 7 कलर की लाइट है। मैं कभी चाहता हूँ रेड लाइट अंदर जाए, कभी चाहता हूँ कि मैं ब्लू लाइट अंदर जाए, कभी चाहता हूँ वायलेट लाइट अंदर जाए। तो मैं हर बार अलग अलग कलर का बल्ब लेके आऊंगा क्या? नहीं, मैंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट का सोर्स रखा है। व्हाइट लाइट में सातों कलर क्या है? मिक्स। जब आप प्रिज्म से देखते हो सन की लाइट से तो सातों कलर अलग हो जाते हैं ना, व्हाइट कलर की लाइट में सातों कलर मिक्स होते हैं। बस एक सोर्स रखा हूँ और यहाँ पे फिल्टर है। ये फिल्टर क्या करता है, जिस कलर की लाइट चाहिए उस कलर की लाइट से यहाँ पे आने देता है। फिल्टर किस टाइप का होता है, जैसे कि देखो आपने लाल कलर के ग्लासेस लिए तो आपको दुनिया कैसी दिखती है? लाल। पीले कलर के ग्लासेस लिए तो पीले दिखती है दुनिया। वैसे यहाँ पे फिल्टर है, इसी कलर की लाइट को अंदर आने देता है। ठीक है, एक बार एक राजा होते हैं, उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, उन्हें हकीम बोलता है सिर्फ हरे कलर की चीजें देखें। वो कर देता है कि पूरे राज्य में हर बिल्डिंग को हरे कलर से कोट दिया जाए, हर कोई हरे कलर के कपड़े पहन के आए, चेहरे पे हरा मास्क पहन के आए। मंत्री बैठा तो उसने बोला इसकी जरूरत नहीं साहब, आप हरे कलर का चश्मा लगा लीजिए, बस पूरी दुनिया हरी हो जाएगी। तो दुनिया को नहीं बदलना है, हमें क्या है, तो खुद को बदल लेना। देखो यहाँ से मैं जिस कलर की चाहे उस कलर की लाइट को यहाँ पे अंदर आने के लिए परमिट कर सकता हूँ। अब देखो ध्यान से जो चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ये एक सरफेस है, इससे मुझे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है। क्या किसी भी कलर की लाइट इंपार्ट करूंगा तो इससे होने लगेगा क्या? नहीं भाई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की चाहिए हमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही क्या है, एनर्जी है भाई। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो देखो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे रेड कलर की लाइट को अंदर आने दिया, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे टकराई
इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा ठीक है, इससे थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को मैं अब अंदर आने दूंगा। तो ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है ना, अब इधर अंदर आने लगी, ऑरेंज कलर की लाइट अंदर आने लगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। वो एक ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेड की। तो जिसके पास फ्रीक्वेंसी कम, तो एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसके पास एनर्जी कम। इतनी कम एनर्जी से आके इस पे लाइट टकराई, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकले। तो मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर की लाइट को अंदर आने के लिए दिया, फिल्टर चेंज किया। अब देखो ऑरेंज कलर की लाइट अंदर आई, क्या भी हुआ एमिशन? अभी एमिशन ने बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, अभी भी एमिशन नहीं हुआ। अब येलो कलर की लाइट को मैंने अंदर आने के लिए परमिट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है। आप लोगों को अगर याद हो तो बी और आर, इनके बीच में दिखता जरूर है जी, लेकिन वेवलेंथ किसका होता है सबसे सेंटर में, येलो। इसका और इसका जो वेवलेंथ है आर और बी का, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो हमें ऐसा लगता है जी का मिलेगा, लेकिन हमको बाय का मिलता है, वो बिल्कुल बीच में है। तो येलो कलर वाली लाइट को हमने अंदर आने के लिए परमिट कर दिया। अब येलो कलर की लाइट अंदर आई, यहाँ पे स्ट्राइक की, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसके पास एनर्जी भी ज्यादा है, तो इस सरफेस को ज्यादा एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिली। अब निकलेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत। चलो अब भाई में बोल दिया इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकला। तो अब देखो यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले, और ये इतना सफिशिएंट एनर्जी था ना कि ये वापस इनको खींच नहीं पाया, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करने लगे। अब एक चीज देखो, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये कैसा चार्ज हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये एक ही तार यहां से जाके इससे जुड़ा है, तो ये भी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। एक ही वायर से जुड़े ना यहाँ, एक ही वायर से, ये पॉजिटिव चार्ज तो ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारे अपना घर छोड़ चुके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इनको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दिख रही है। क्या लगता है क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। अट्रैक्ट होंगे, तो जाके इसके साथ टकराना चाहेंगे। और अगर ये जा जाके इसमें टकरा रहे हैं, तो आप देखो, आप बिना वायर के आपको इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सर्कल देखने के लिए मिला है। ये जैसे जाके टकराएंगे, अब भाई यहाँ पे तो ये रह नहीं सकते, ये इस तरफ को जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है और पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, उनको वो पॉजिटिव दिखेगा। जैसे इस पे टकरा, ये तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया, पर देखिए उन्होंने और पॉजिटिव है आगे जाने के लिए, उस तरफ जाने शुरू कर दिया। ये साइकिल कंटिन्यू 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पे माइक्रो एमीटर क्या करेगा, कुछ रीडिंग शो करेगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव, नहीं पता है। यहाँ से ये बाहर निकल गए, और इतना इनको एनर्जी मिला था कि सर्विस को पूरा लीव कर चुके हैं। कौन सा नेगेटिव है? एक बात बताओ, इस सरफेस में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और उससे ये भी जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक बात बताओ, ये जो है अगर आपने इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, तो इसके साथ ये जो बॉडी जुड़ी हुई है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, ये जो है इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं खींचेगा। भाई एक साइड इलेक्ट्रॉन कम है, एक साइड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसको होमोजेनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे हो ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ताकि होमोजेनिटी हो जाए, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। उतना हमको डिटेल नहीं जाना है, बस अभी भावनाओं को समझते जाओ, जितने से हमारा एग्जाम निकल जाए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और इसकी तरफ मूव करने लगेंगे, लेकिन सारे के सारे इस डायरेक्शन में यहाँ तक के नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें ना बहुत सारा लॉस हो जाता है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे जो सोर्स यूज किया था, मान लो वो 100 वाट का, 100 वाट, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ ना, 100 वाट का यूज नहीं करते,
मान लो मैंने 100 वाट का यहाँ पे सोर्स यूज किया था, उसमें से मान लो 100 फोटॉन्स निकले थे। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, अगर ये एक 100 बल्ब होता है ना, 100 वाट का, 200 वाट का, 400 वाट का, तो मैंने यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब लगाया था। 100 वाट के बल्ब से मान लो 100 फोटॉन निकले और जाके कपड़े टकराए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट असम्पशन है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। तो 100 फोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन पता है यहाँ पे पहुंचते बहुत कम, यहाँ पे बहुत सारे का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मान लो यहाँ पे कितने पहुंचे सरफेस पे, 50। तो लॉस भी क्यों होता है बता देता हूँ। क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एकदम सरफेस पे ही बैठे होते हैं, कुछ ना अंदर बैठे होते हैं। तो भाई जब फोटोन आके इससे टकराया, इसको उसने एनर्जी दिया, तो ये बहुत हाई स्पीड से बाहर जाता है। लेकिन जैसे आके इससे टकराया तो इसको निकलने में भी ना, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ जाती है। मान लो ये 10 जूल एनर्जी वाला फोटोन इससे टकराया, मान लो सरफेस को छोड़ने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए। तो जब ये सरफेस को छोड़ देगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 5 जूल। भाई 10 जूल वाला फोटोन आके टकराया और अपनी सारी एनर्जी दे दिया। अब इसके पास 10 जूल एनर्जी होगी, जिसमें से 5 जूल इसने क्या किया, खर्च किया सरफेस को छोड़ने में। इसके पास अब कितनी एनर्जी बची, 5 जूल। और अभी कैसे आ गया है, मोशन में आ गया। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये भी काइनेटिक एनर्जी थी, ये भी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी, बहुत हाई स्पीड से जा रहा है। लेकिन ये बेचारा जैसे ही इसको 10 जूल की एनर्जी मिली, सरफेस से नीचे है ना, तो इसने क्या किया, 6 जूल की एनर्जी खर्च कर दिया करके निकलने में। अब जब ये बाहर को निकला तो इसके पास कितनी एनर्जी है, 4 जूल। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, मूव कर रहा है ना। अगर 4 जूल की एनर्जी है, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं होती। भाई जो सरफेस पे है उसके पास एनर्जी ज्यादा, और जो पीछे रह गया है उसके पास एनर्जी कम। तो जो आप लोग भीड़ में खड़े हो, सबसे एंड में आपका दोस्त खड़ा है और आप 15-20 लोग के बाद खड़े हो, आप चोर हो, वो पुलिस है, सॉरी वो चोर है, आप पुलिस है। उसने वहां से दौड़ना शुरू किया और अभी आप 10-15 लोगों को क्रॉस करके जाने वाले हो, वो तो आपसे ज्यादा स्पीड में निकल चुका हो। वैसे यहाँ पे होता है, जो सरफेस पे है वो, उसको कम एनर्जी की जरूरत होती है सरफेस को छोड़ने में, वो निकल जाता है हाई स्पीड से। और ये बेचारा बहुत सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देता है सरफेस तक के पहुंचने में। तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो सारे के सारे सेम स्पीड में नहीं चल रहे हैं। तो जो लोग ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं ना, वो लोग पहुंच जाते हैं, बाकी जगह रह जाते हैं, इधर उधर किसी और एंगल पे चले जाते हैं। तो यहाँ से 100 फोटोन निकले, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, पर यहाँ तक के कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, एग्जाम्पल है 50, तो जरूरी नहीं 50%, समझने के लिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 50। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कौन सी कलर की लाइट जली थी, येलो, येलो कलर नहीं, येलो जली थी, येलो कलर की लाइट जली। येलो कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, येलो कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो मैंने 100 वॉट की जगह पे अब मैंने 200 वॉट का बल्ब यूज किया, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो क्या दूसरा होता है, मैं पहले 100 वाट का बल्ब यूज कर रहा था यहाँ पे येलो वाला, अब 200 वाट का येलो वाला बल्ब में यूज कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। हर कलर की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, कलर चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो फोटोन की एनर्जी क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है सर, क्योंकि 200 वाट लगाने का मतलब क्या है, जो पहले 100 फोटोन निकल रहे थे ना, अब 200 फोटोन निकलेंगे। हाँ, अब ज्यादा फोटोन निकलेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले इस प्लेट के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन आके फोटोन आके टकरा रहे थे, अब कितने आके टकरा रहे हैं, 200। बस यही चीज। तो क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ तो कम फोटोन आके टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और कुछ लग गया तो उसके भी फोटोन आके टकराएंगे, तो आपको दिख रहा है इंटेंसिटी लाइट की बढ़ गई। तो लाइट की क्या बढ़ जाती है, इंटेंसिटी। आपने ये बढ़ा दिया तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब देखो अगली वाली स्लाइड से आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं बोलूंगा कलर चेंज,
कलर चेंज, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज। कलर चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने का ही मतलब क्या है? फोटोन की एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज ऑफ फोटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी चेंज ऑफ फोटोन। जैसे ही कलर चेंज किया, इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है? एच। तो जैसे ही कलर चेंज, फोटोन की एनर्जी चेंज। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने पावर बढ़ा दिया है, पावर चेंज, तो हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी चेंज। इंटेंसिटी चेंज रहेगी और कुछ नहीं। ठीक है, क्या यहां तक की क्लियर है? हाँ जी। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे 100 फोटोन टकरा रहे थे, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे 50 टकराए। करंट कितना है? मान लो I1, 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड टकरा रहे थे। लेकिन मान लो 200 वॉट का मैंने यूज किया, तो अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 200 इलेक्ट्रॉन। अब कितने टकराएंगे? 100 जाके टकराएंगे। ये जब 100 निकले तो 50 टकराए, 200 निकलेगा तो कितने टकराएंगे? 100। अब ज्यादा चार्ज यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो करंट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? सेम रहेगा, बढ़ जाएगा। अब ज्यादा चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो अब 200 वाट का आपने नोटिस किया, तो ज्यादा फोटोन टकराए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए, यानी कि अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी चेंज हुई तो करंट चेंज हुआ। इंटेंसिटी चेंज, करंट चेंज। इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी कम होगी, करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? सब तो बना हुआ है ना तुम्हारी कॉपी में। ये आपका डायग्राम देखो, आप आगे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने, न्यूक्लियर वेपन बनाना है, तो इतना ही पढ़ेंगे तब बनाएंगे। आइंस्टाइन ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी का है, पर इसको बहुत जैसे डेविस जर्मर है, उन लोगों ने समझाया है। ये पर्टिकुलर किसका है मुझे भी नहीं पता, पर बहुत सारे लोग नोबेल प्राइज मिला ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके लिए मिला। जो एक्सरे था ना, एक्सरे, उसी से रिलेटेड कुछ है, मैं देख के बताता हूँ। चलो फिलहाल इसके ऊपर आ जाओ वापस से। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये हमारा सेटअप था, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये सब चीजें देखी। तो देखो, जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चेंज। कलर चेंज मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज, और फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर हमने इंटेंसिटी चेंज की तो क्या चेंज हो जाएगा? करंट चेंज हो जाएगा, कि अब ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और करंट हमारा ज्यादा मिलेगा। अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो करंट कम मिलेगा। अब इसी सेटअप में देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, जो डायग्राम आपकी उसमें बना हुआ है नोट्स में, इसमें नीचे देखो बैटरी वगैरह भी लगी हुई है। हाँ, ध्यान दो। अभी तक देखो क्या हो रहा था कि यहाँ से यहाँ पे आके फोटोन टकरा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है सब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 100 वॉट का मान लो लगा के रखा था, उसके कारण यहाँ पे ये 100 फोटोन यहाँ पे टकराए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ पे अभी 50 इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे थे, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकरा रहे थे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैंने इसको 100 वाट से बढ़ा के 200 वाट कर दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट की वैल्यू
बढ़ जाती है। तो इसके नीचे देखो आपका एक ग्राफ होगा। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। उसमें देखिए ग्राफ बनाए करंट और इंटेंसिटी के बीच में, ये ग्राफ पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब बच्चों ने बताया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी है और यहाँ पे करंट, तो जैसे जैसे आप भाई जीरो इंटेंसिटी मतलब जीरो करंट, इसलिए जीरो से शुरू हो रहा है। जीरो इंटेंसिटी, अरे 0 वाट का होगा तो फोटोन ही नहीं, और फोटोन नहीं टकराया तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो जीरो इंटेंसिटी पे करंट भी जीरो मिलेगा, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चलेगी। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग का क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अब प्लेट सी कौन सी है? ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है? ए, और इस वाली प्लेट का नाम क्या है? सी। अब ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम ग्राफ समझ में नहीं आता है नहीं तो। यहाँ पे है करंट और यहाँ पे है अप्लाइड वोल्टेज। एक बात बताओ, अभी तक के हमने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई थी, है ना? यहाँ पे ना अभी तक के हम लोगों ने बैटरी नहीं लगाई थी, और बिना बैटरी लगाए यहाँ पे करंट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। यानी कि अगर तुम यहाँ पे बैटरी नहीं लगाओगे, जीरो वोल्टेज दोगे, मैं इसकी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं वोल्टेज बोलूंगा मैं इसकी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। जब तुमने बैटरी नहीं लगाई थी तो करंट मिल रहा था क्या? मिल रहा था, क्योंकि भाई यहाँ से ये इंसिडेंट की इलेक्ट्रॉन मूव किया तो करंट मिल रहा था। तो जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू जीरो थी, तब हमको शानदार करंट यहाँ पे मिल रहा था। मान लो उसकी वैल्यू कुछ ये रही है, तो वोल्टेज हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको करंट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि भाई बाहर से हमको एनर्जी मिल रही है, इसलिए करंट कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में इस वायर को काटा और यहाँ पे बैटरी लगा दी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इस वाले के साथ में जोड़ के रखा हुआ। अब जैसे जैसे इसका वोल्टेज ना हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी है, जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी भी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और ये जितना अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। पॉसिबल है नहीं? पहले बेचारा हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए 100 में से सिर्फ 50 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता था। लेकिन अब आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या होगा, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो धीरे 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 जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाओगे, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है 60 इलेक्ट्रॉन्स को, 70 इलेक्ट्रॉन्स को, 80 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? 150। 100। कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, सिर्फ 100 ही इलेक्ट्रॉन को तो कर पाएगा। तो एक समय के बाद आप वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, ये हो जाता है कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। इस डायग्राम में देखना, ये वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो करंट एक टाइम के बाद उस तरह जाने पे कांस्टेंट हो गया। सैचुरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं सबको उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो हमको ये वाला डायग्राम तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैंने 200 वाट का यहाँ पे यूज किया होता, अगर मैंने 200 वाट का, तो पहले से ज्यादा करंट मुझको पहले से ही मिल रहा होता। जब मैंने 100 वाट का यूज किया था तो मेरे को करंट इतना मिल रहा था पहले, बिना बैटरी लगाए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 200 वाट का सोर्स लगा दिया है, तो बिना बैटरी लगाए मुझको उससे ज्यादा करंट मिल रहा होगा या कम? ज्यादा मिल रहा होगा। ये ज्यादा करंट मिल रहा था। अगर ज्यादा करंट मिल रहा था, अब मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, अब इसको और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया हूँ, तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे तो कुछ करंट मिल रहा था, अब 200 टकराएंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा, और वो भी क्या है, थोड़ी देर के बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट है।
तो जितने भी आप यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी, तो देखो यहाँ पे I1 I2 I3 लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, करंट नहीं इंटेंसिटी है, अलग अलग इंटेंसिटी। कम इंटेंसिटी के लिए देखो करंट आपको कम मिला और बाद में जाके वो कांस्टेंट हो गया, तो ये I1 है, ये I2 है। अब यहाँ पे देखो, अब वापस से ये येलो वाला देखेंगे हम लोग, येलो वाला जिसमें हमने 100 वाट का वहां पे इंटेंसिटी का यूज किया था। अब मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं। अगर मैंने बैटरी को उल्टा लगा दिया, बैटरी को ऐसे लगा दिया, अब बैटरी का वोल्टेज धीरे 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 बढ़ाना शुरू करूंगा, तो देखो ये अब किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल है। शुरुआत में तो बेचारे के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी थी, लेकिन अब उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया हूँ और धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहा हूँ। जब ये नेगेटिव होते जाएगा और मतलब इसकी पॉजिटिविटी कम होने लगेगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएंगे? नहीं। जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसको वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, तो इसके पास जो पॉजिटिवनेस थी वो भी कम होने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो करंट फ्लो कैसा हो जाएगा, कम होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा इसके बाद इसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा, ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो वो वाला वोल्टेज जिसपे ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाए कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन आके अब नहीं टकरा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन अब करंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखती गई। मैं फिर से समझा रहा हूँ, हमने क्या किया, ये वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर जो पॉजिटिवनेस की पहले से, इस नेगेटिवनेस के कारण क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे जीरो की तरफ पहुंचने लगेगा। जीरो के बाद धीरे धीरे वो और कम होकर क्या हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन से आके नहीं टकराने का, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा। तो क्या होगा, एक समय के बाद ये ऐसे वोल्टेज पे आप पहुंच गए कि जहां पे करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे देखो आपको करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो। आपने इतना ज्यादा वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि अब आपको क्या, इसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आके टकरा ही नहीं रहे, तो यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो आपको करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं, ये हमारी तरफ आ रहा है, उसको रोकने के लिए ये हमारी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। हमको क्या करना है पता है, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है बस उसको रोक देना है। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला हमारे पास नहीं पहुंच पाया, तो जिससे कम एनर्जी के होंगे क्या वो पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें किसे रोकना होता है, सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, हमारा फोकस उसी के ऊपर हो। तो यहाँ पे देखो नीचे में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर नेट। इसी वाले इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना है, और उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। आप लोगों ने वो पढ़ा था, पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहीं से वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इंटू वी। और यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हमें वर्क कितना करना पड़ता है, E इंटू वी, E इंटू वी। और वी क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, वो रुक जाएगा। देखो एक हमारे पास साइकिल आ रही है, साइकिल के पास एनर्जी मान लो 100 जूल की, उसे तुम्हें रोकना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो वो रुकेगी। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम इसके कारण क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक केस में, ई वी, ई इंटू वी। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वी नॉट। ये ऐसा वोल्टेज है जो कि इनके मूवमेंट को रोक देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी नॉट। ये वो वर्क डन है जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए किया है। हम कितना वर्क डन करेंगे, उसके पास जितनी एनर्जी उतनी वर्क डन हम करेंगे। उसके पास एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर भी नहीं, वी मैक्सिमम का स्क्वायर, क्योंकि हमें किसी इलेक्ट्रॉन को रोकना है जिसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी। वो रुक गया तो बाकी सब ऐसे ही रुक गया। तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है, EV नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। और ऐसी हो गई सारी की सारी इनके साथ में, चाहे किसी भी इंटेंसिटी की हो, वो आके एक इसके ऊपर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी एक ही के ऊपर, इसको तो और पीछे जाके रुकना चाहिए था।
क्योंकि मैंने क्या किया है, हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये तो बेचारी कम इंटेंसिटी की थी, तो ये यहाँ पे जाके इस पोटेंशियल पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये तो ज्यादा इंटेंसिटी वाली है ना यार, इसको तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए होना चाहिए था रुकने के लिए, पर ये भी उसी वोल्टेज पे रुक गई। हाँ भाई इसके पास तो इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी भी तो इंटेंसिटी ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कम इंटेंसिटी वाली लाइट थी, उसके ये करंट का ग्राफ, तो ये कम इंटेंसिटी वाले जो है ये बी नॉट पे जाके रुक गए, ये तो ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट है, तो इसको रोकने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा हमको वोल्टेज चाहिए होना चाहिए, लेकिन ये भी सेम उसी पोटेंशियल पे जाके रुक गए। क्या मतलब वो 200 वॉट 400 वॉट 1000 वॉट, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है ना, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। भैया तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की मतलब कलर चेंज नहीं किया ना, सिर्फ देखो आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो क्या हो रहा है उसके कारण, सोर्स हमारा चेंज ही नहीं हुआ, कलर क्या बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो जब सोर्स ही चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो आपको उसी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जाकर शुरू करें। तो यहीं तक आज की क्लास में लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आप लोग याद से लेके आना अगली क्लास, ठीक है, थैंक यू।